जय भीम साथियों। आज लोकायत साक्षात्कार में हम एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे दिल्ली में अम्बेडकरी आंदोलन में 1950 के बाद से ही हर जगह देखा गया। अक्सर हम लेखकों, कवियों और नेताओं को याद रखते हैं, लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन सब की परवाह किए बगैर केवल आंदोलन के लिए और बाबा साहब के प्रति अपने निष्ठा के चलते अपना सारा जीवन उसमें लगा दिया। दिल्ली में जो बहुत सारे आंदोलन होते हैं या अम्बेडकरी कार्यक्रम होते हैं, बाबा साहब की जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो या कोई बहुजन मिशन को लेकर कोई कार्यक्रम हो, तो एक व्यक्ति पंचशील का झंडा लिए हमेशा दिखाई देता। उनका नाम था श्री ब्रह्मजीत। श्री ब्रह्मजीत जी उन अम्बेडकरवादियों में हैं जिन्होंने नाम की कभी परवाह नहीं की और बाबा साहब से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये साक्षात्कार कभी संभव नहीं हो पाता यदि हमारी मित्र अम्बेडकरवादी लेखिका कवियत्री रजनी तिलक जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया होता। ये साक्षात्कार रजनी तिलक जी को भी समर्पित कर रहा हूँ, जिनके प्रोत्साहन और सहयोग के बिना ब्रह्मजीत जी से मिलना असंभव था, क्योंकि मुझे न उनका पता था न उनके घर का पता था। और रजनी जी ने स्वयं इनिशिएटिव लेकर के मुझे उनके यहाँ पर ले गए और फिर ये साक्षात्कार किया। ब्रह्मजीत जी से यह साक्षात्कार करीबन 3 वर्ष पूर्व लिया गया होगा। अम्बेडकर जी से 1949 में मेरे एक रिश्तेदार के साथ जाने का अवसर मिला। बाबा साहब ने पूछा, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं, तीसरी फेल। हाँ। क्या करते हो? मैंने कहा जी मजदूरी। क्या करना चाहते हो? हमने कहा जो आपको आदेश हो जाए या कि जाओ, पहले काम करो, पढ़ो और फिर जनसेवा में लग जाओ। तत्काल ही मृत्यु जो थी, उसके बाद बाबा साहब से समय नहीं मिला। अच्छा, कब मुलाकात कब हुई? मुलाकात कब हुई? 1949 में। 1949 में दिल्ली में उनके 22 नंबर कोठी थी। अच्छा, जो थी पृथ्वीराज रोड के पास। अच्छा। तो उन्होंने कहा जाओ काम करो। रिश्तेदार ने कहा कि तुम बहुत अच्छी मुलाकात हुई है बाबा साहब से, आप जाके कुछ सोचो। मैं अपना जो मजदूरी करता था वो करता रहा। रजनी के पास गया, आपके पास गया, हर लोगों के पास बैठ कर पढ़ाई का काम भी करता रहा जी। स्कूल में दाखिला नहीं था। 1926 तारीख को 1950 में 26 जनवरी 49 में जो बाबा साहब ने संविधान दिया जी,
राष्ट्रपति को, राजेंद्र प्रसाद जी को। जी। उसके लिए मेरे को बहुत बड़ी खुशी। बाबा साहब के पास समय नहीं था, बात नहीं हो पाई। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को या दिल्ली में मनाई गई, जी। तो इंडिया गेट पर हम लोग गए, अच्छा। मेला लगा। उसी बात पर मेरे को लगने लगी कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते हैं कि जाओ काम करो, पढ़ो, समाज की सेवा। बाबा साहब ने 1952 में पहला चुनाव जो हुआ, उसमें महाराष्ट्र के 17 लोगों में से 15 लोग विजयी हुए। क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से हुए, चुनाव लड़े। क्योंकि उस वक्त RPI नहीं थी। बाबा साहब ने 1956 में फेडरेशन को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम पर परिवर्तन कर दिया। बाबा साहब के सामने तो नहीं, अखबार में पढ़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम किसी एक जाति और धर्म पर जीत कर नहीं आ सकते, हमको राजनीतिक में जाना होगा। तो वहाँ रिपब्लिकन डे जो 26 जनवरी है, रिपब्लिकन डे के नाम से कहा कि मैं रिपब्लिकन डे के नाम से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करता हूँ। 56 जी जी। हम जैसा जिसे को आता था सुनते थे, जाते थे। वहीं से मैं 1956 में पार्टी का सदस्य बन गया। अच्छा, 1956 में बने। तो पार्टी तो बाबा साहब के जीते जी नहीं बन पाई थी ना, उनके लेबर पार्टी में जब मैं 56 में उसको कह रहा हूँ, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अच्छा अच्छा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को परिवर्तन करके जी 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 RPI को स्थापना। जी जी बिल्कुल। उसके 2 महीने के बाद मेरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में नौकरी लग गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया। अच्छा। मैं वहाँ पर ऑपरेटिव पे काम करता रहा, किंतु मुझे समझाया कि तुम अब राजनीति की चर्चा नहीं करना कि गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। अच्छा। वहाँ पर हमने 1957 में जी ट्रेड यूनियन की स्थापना की। ट्रेड यूनियन की स्थापना की। ट्रेड यूनियन, अच्छा। ट्रेड यूनियन के नाते, कर्मचारी होने के नाते कहीं राज्य में रिपब्लिकन पार्टी में बोलता तो नहीं था, लेकिन छोटा मोटा जी। इसी तरीके से 1956 के बाद जब मेरे को ये यकीन हो गया कि लोग तेरे को बहुत जानते हैं, जी। अब तुम चुनाव लड़ो प्रधानमंत्री बनने से, तो मैंने 71 में रिपब्लिकन पार्टी के मोरिया जी ने जब रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ा, जी। वो एक बहुत नाजुक दौर था। वहाँ बुद्धप्रिय मोदी की गलती नहीं थी। बाबा साहब BK गायकवाड़, दादा साहब BK गायकवाड़ बीमार थे जी। 1971 में मुझे लगता तो तो 15 जनपद रोड पर चर्चा हुई। हम लोग महाराष्ट्र नासिक में गए। नासिक में बुद्धप्रिय मोदी को दादा साहब को बीमारी होने के कारण उन्हें सहायक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। वहाँ पर
शांति भाई दाने है, एक नेता होती थी जी। शांति भाई दाने दाने। जी। उनके लोग हम मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेंगे, ये मेरी चप्पल भी नहीं मानेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा भाई हम 6 लोग थे दिल्ली से, जी। हमको दिल्ली वाले को अपने कमरे में ले गए। उन्होंने कहा भाई जाने हाथ पैर से आप लोग हाथ पैर में रहिए। जी। हमने समझाया कि कोई रास्ता निकाला पाँच पैर नहीं सो। कहते जो मुझे इस महिला ने चप्पल उठाई है, अच्छा। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। वो कांग्रेस में चले गए। तो मोदी अपनी मर्जी से नहीं गए, मजबूरी में उसने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अच्छा, मजबूरी में गए। क्योंकि एक महिला ये कहते हैं भाई चप्पल भी इसको सहायक परिजन नहीं मानेगी। अच्छा। तो 71 में मुझे भी थोड़ा गर्माशी आई जी। केजरी यूनाइटेड के नाते मैंने रिजाइन कर दिया 25 नवंबर को। जनवरी में मंजूर हो गया और मैं 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा। उसके बाद नौकरी तो नहीं गई। लोकसभा का चुनाव आपने कहाँ से लड़ा? चुनाव कहाँ से लड़ा? नई दिल्ली। नई दिल्ली से लड़ा? नई दिल्ली। मतलब सामान्य सीट से, जनरल सीट से? जनरल सीट से लड़ा, सुरक्षित से लड़ा? रिजर्व सीट से लड़ा या जनरल सीट से लड़ा? नहीं, जनरल से। जनरल से लड़ा? क्योंकि मैंने बुद्ध धर्म का लिया। अच्छा। बुद्ध धर्म में। अच्छा, बुद्ध धर्म का। अच्छा। लोगों ने कहा तो रिजर्व से लड़ो, मैंने कहा नहीं। अच्छा। बाबा साहब के मिशन का मैं व्यक्ति हुआ हूँ तो मैं रिजर्व से लड़ूंगा। मौर्य साहब भी हमेशा जनरल सीट से लड़े? जनरल से लड़ते। मतलब पहला आदमी जो जनरल सीट से चुनाव जीता है? उनसे मुझे उपदेश मिला। अच्छा। तो चलते चलते रजनी विजय के साथ काम किया। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, मुझे सहयोग दिया हर प्रकार का। मैं इनका आभारी हूँ। मेरे परिवार में इतना सहयोग नहीं मिला जी जी। जितना इसके परिवार से। मैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा कि जो आप जब बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आए, कि जब आप मिलने गए, उससे पहले मतलब आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? अच्छा। माँ बाप क्या करते थे? कहाँ के थे आप? ओरिजिनली दिल्ली से थे या कहीं और जगह से? यूपी से। कौन सी जगह से? हमारे गांव का नाम था शिवपुरा। शिवपुरा किस जिले में? यूपी में, जिले मेरठ में। अच्छा, मेरठ में। मेरे पिताजी के पास 10 बीघे जमीन थी, छोटे कृषक थे। अच्छा। वो उसमें गुजारा करते रहे और 1942 में जी। उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। उस वक़्त में छोटी उम्र का था। परिवार का बात भोर में सबसे बड़ा था, 2 महीने से छोटा। अच्छा। कंधे पे आ गया। घर का काम संभाला, 2 भाइयों की शादियाँ की। तो इस तरीके के फिर यूपी से अच्छा। मैं दिल्ली आया, क्योंकि जो काम करता था, मजदूरी करता था, जी। उसमें गुजारा नहीं हुआ। तो दिल्ली आकर के मैंने फ्रूट बेचा। तो जैसे आप कह रहे थे कि आपके पिता के पास में 10 बीघा जमीन थी। हाँ। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम थे 3 बहन भाई। 3 बहन भाई। तो फिर बंटवारे में होकर हम अपने ज़मीन को बेच कर यहीं आ गए। जैसे आप लोग वाल्मीकि परिवार से हैं, तो वाल्मीकि के पास में तो ज़मीनें कभी होती नहीं थी ज़्यादातर। पैदा हुए हैं वाल्मीकि परिवार में जी। पर तो बाबा साहब के मिलने के बाद हमने वाल्मीकि जाति छोड़ दी, बुद्धिस्ट हो गए। अच्छा, 1900 कैसे आपको ख्याल आया कि मेरे को बुद्धिस्ट बनना चाहिए? क्योंकि कई लोग तो बोलते हैं कि वाल्मीकि प्रकाश लिखा तो हमारे समाज के चिंतक हैं, हमको दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? दरअसल बात यह था, जो वाल्मीकि प्रकाश लिखा गया जी, वो वाल्मीकि ने नहीं लिखा। वो एक ब्राह्मण जाति का था।
पंडित अमीचंद लाहौर में। अमीचंद शर्मा। पंडित अमीचंद ने उसको लिखा जी। भगवान नदी वाला। और उसमें वाल्मीकि नाम दिया गया, जी। जबकि वाल्मीकि को जाति को धर्म नहीं है। जी। परिवार है क्या? बाबा साहब के दर्शन से मिलता, पढ़ने से। जी। बाबा साहब के दर्शन के द्वारा पढ़ने से मिला। वाल्मीकि जो थे वो एक भील जाति का आदमी थे। भील। बनारस के बराबर में एक भीलों की बस्ती थी, जो इतिहास में पढ़ा है। उन्होंने वहाँ जो शिक्षा पाई नालंदा यूनिवर्सिटी में। कोई कहे आदि कविता कुछ नहीं था। अच्छा। नालंदा में यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा पास की। तो वहाँ बौद्धों की परंपरा थी एक कि जो अच्छा नंबर लाएगा, प्रथम श्रेणी में आएगा, उसको कोई ना कोई उपाधि दी जाएगी। तो उस लड़के का नाम बाल भील था। अच्छा। वो पहली क्लास, पहले फर्स्ट सदी आगे के नंबर आए शिक्षा में, लेखक में, जी। साहित्य से में। तो वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में उनको खिताब दिया गया, जो जैसे आज भारत रत्न है जो बाबा साहब को मिला है। जी। उस समय बौद्धों की परम एक उपाधि थी जी। वाल्मीकि विद्वान। अच्छा। तो वाल्मीकि कोई जाति नहीं है, वाल्मीकि कोई धर्म नहीं है, वाल्मीकि लेकिन जो अभी उपाधि है, जो आपका जो समाज है, जो वाल्मीकि समाज जिसको बोलते हैं, समझ कीजिए कि जो एक स्वच्छकार जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग जो है मेला ढोने का काम कर रहे हैं अभी तक, बहुत सारे लोग अभी सीवर लाइन में मर रहे हैं अभी भी। और ये क्या कारण है? मतलब आप अपने समाज के अगर लोग हैं उनके तरफ ये ध्यान सरकारों का नहीं गया इतने सालों में, ये अम्बेडकरवादी आंदोलन का ध्यान उसकी तरफ गया या नहीं गया? आप तो उसका हिस्सा थे, लेकिन आपके समाज का ज़्यादातर हिस्सा नहीं आ पाया। तो क्यों नहीं आ पाया वो अम्बेडकरवादी आंदोलन में, क्या कारण है? कारण ये था कि देश में जो आंदोलन था, दो लोगों के बीच में आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी। जी। बाबा साहब का संघर्ष 9 अगस्त 1956 में बाबा साहब का संघर्ष शुरू हुआ। 1956 कैसे? 9 अगस्त 1956 से कैसे? 9 अगस्त क्या कौन सा था? वाला संघर्ष? कौन सा वाला? जो हम बाबा साहब का संघर्ष, मैं बता रहा हूँ। 1920 में शुरू हुआ अंकल? हाँ, तो ये हुआ। अब थोड़ा कंफ्यूजन। बाबा साहब का जो संघर्ष शुरू हुआ वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए हुआ। 1935 का वो संघर्ष। हाँ, 1935 है। जो आप बात कर रहे हैं कम्युनल अवार्ड की, वो मैं वो बात एक चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके समाज के लोग, जो वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं, वो आंदोलन में, इस अम्बेडकरवादी आंदोलन में कैसे जुड़े, कैसे कम ज़्यादा आप आए, तो आपके साथ आपका समाज आया नहीं जुड़ा? उनका जुड़ने का रास्ता उनको एक ही मिला। जो लोग विद्वान थे वाल्मीकि समाज के, उन लोगों का जुड़ान बाबा साहब के साथ हुआ। अच्छा। बाबा साहब के साथ में जो सहयोग किया जिन लोगों ने, उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए भी काम किया। जी। कोई कहता है गलत है, कोई कहता है कि वाल्मीकि ने आज़ादी के आंदोलन में काम नहीं किया, वो गलत है। बहुत काम किया उन्होंने, बिल्कुल। सबसे अच्छा पहला जो काम किया जी, वाल्मीकि ने मजबूरी में किया या समझदारी से किया जी, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। जी, जब रोजगार नहीं था तो उनको जाना पड़ा। जी। तो यहाँ से वाल्मीकि समाज बाबा साहब के साथ जुड़ा। परंतु उसमें जो नेता थे वो सब के सब कांग्रेस दलाल थे। अच्छा। वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और लोगों को भगाते रहे। ये आंदोलन में
वाल्मीकि समाज 1942 से शुरू कर दिया था। विद्युतापुरम जी अपनी योग्यता के अनुकूल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुभव को प्राथमिकता दी। अनुभव को अनुभव को। जो बाबा साहब का ये अनुभव है, अच्छा तो मुझे भी इतना जो जानकारी मिली बाबा के मिशन में काम करने के बाद, उस अनुभव से मुझे ये हुआ मिला कि वाल्मीकि लोगों ने देश में कुर्बानियाँ की, जी परंतु उनका कोई इतिहास लिखने वाला नहीं। नहीं, किसी ने लिखा नहीं। आज़ादी का इतिहास बाबा साहब ने जो अपने भारतीय संविधान में लिखा है और जो किताबों में लिखा है, लेकिन दूसरे लोगों ने ये जो आरपीआई है, आरपीआई जो बनी बाबा साहब के बाद, ये आंदोलन आज जो अम्बेडकरवादी, आप तो हमेशा हर जगह रहे हैं। दिल्ली में हम लोग जब जानते हैं कि आप जो है एक पंचशील का झंडा लेके और आरपीआई का झंडा लेके जो है हर आंदोलन में हमने देखा आपको, शुरू से लेके जब से हम मतलब 25 साल मुझे भी दिल्ली में रहते रहते हो गया, तो मैंने जहाँ पर भी कोई आंदोलन होता है, कोई मीटिंग होती है, आपको देखा है। आपके इतने अनुभव से आप हमको ये बताएं कि आज जो आप देख रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी आंदोलन को आप देख रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पे ये कहाँ पर है और सामाजिक तौर पे ये कहाँ पर है, क्या हालत है? उससे आपको उत्तेजना होती है, दुख होता है, सफल प्रसन्नता होती है, क्या लगता है आपको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था वो रिजर्वेशन नहीं था। बाबा साहब का जो आंदोलन था वो था पृथक निर्वाचन, जातीय अनुपात में प्रतिनिधि की सब। बाबा साहब के रिजर्व के बारे में कोई लिखा नहीं। जब बाबा साहब का आंदोलन तेज हुआ तो गांधी और नेहरू ना गांधी पटेल इनको दर्द हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर का अगर पृथक निर्वाचन मंजूर हो गया तो हमें कौन पूछेगा। 1932 की तीसरी गोल्ड कॉन्फ्रेंस में लंदन प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया 32 में। तो वहीं से गांधी, हेडगेवार, ये जो ग्रुप था, इन्होंने कहा कि भाई इसको कैसे रोका जाए, कैसे फेल किया जाए। तो इन लोगों ने वहाँ प्राधीनतावादी आरक्षण की नीति बनाई और आंदोलन में बाबा साहब के आंदोलन को प्राथमिकता ना देकर आरक्षण को प्राथमिकता दी और आरक्षण के आधार पर हमारे जो लोग थे जिनको बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के पारिवारिक सदस्य जी, वो लालच में आ गए, पृथक निर्वाचन छोड़ दिया और वो रिजर्व पोस्ट में डाल गए। इस आंदोलन ने बाबा साहब के मिशन को फेल तो नहीं किया, आरक्षण का जो आंदोलन चला, अच्छा, फेल नहीं किया जी, पर तो थोड़ा धीमा कर दिया, कमजोर कर दिया या धीमा किया? कमजोर कर दिया। इसलिए महान विद्वान का आंदोलन। आपको क्यों लगता है कि रिजर्वेशन के कारण से जो है वो बाबा साहब का आंदोलन कमजोर हो रहा है? क्या कारण, क्या लग रहा है? क्या वो लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं? बहुत अच्छा, इसलिए कि जो रिजर्वेशन है वो एक जातिवाद में चला गया है। कैसे? भाई जाटव है वो सल्लूकास है, वाल्मीकि है वो सल्लूकास है, जी, धानक जुलाहा लोहार धानक वगैरह जो ये लोग जितनी आरक्षण के लोग आय चुन करते हैं जी, वो लोग बाबा साहब के आंदोलन के नहीं अपने आप को उन्नति में लगे, समाज का काम नहीं किया। मात्र शंकरलाल जी का पूरा क्रम था, महाराष्ट्र के थे वो, जी, उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन के लिए
प्रयास किया, लेकिन रिजर्वेशन ने उनको नहीं होने दिया। तो रिजर्वेशन जो है, पर रिजर्वेशन के कारण से बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, पार्टी में भी आ रहे हैं, सब जगह उसमें आ रहा है, तो उसमें क्या लोग जीत के आ रहे हैं और आए हैं। छोटी मोटी पोस्ट नहीं, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो चुनकर आए, ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं रहे, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने मिशन का काम नहीं किया, अपना काम किया। तो जो पार्टियों से लोग जीत के आ रहे हैं, जैसे अलग अलग पार्टियों में आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो ये मतलब बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं आंदोलन। केवल मेरा अनुभव ये हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने भी देखा है जी जी, कि बुद्धप्रिय मोरिया के आंदोलन के अलावा कोई नेता अम्बेडकरवादी उभर कर नहीं आया। कोई तो अम्बेडकरवादी उभर के नहीं है। अब आप साथ इस बात को बोल ना दे दे। नहीं, जैसे बसपा का जो उभार हुआ, बसपा का जो बहुजन समाज पार्टी जो बनी 1985 के बाद से उसका उभार ज़्यादा हुआ, और 1990-92 में जो है वो सत्ता में भी आया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 1992 में वो लोग सरकार बनाई, तो बामसेब बना पूरे देश भर के अंदर। आप शायद बामसेब के आंदोलन से कभी नहीं जुड़े? काशीराम जी का जो आंदोलन था जी, वो 1981 तक अम्बेडकरवादी आंदोलन था, जब तक वो राजनीतिक नहीं था। जैसे उन्होंने DS4 वगैरह किया जी और काशीराम के आंदोलन को जो कुचला गया, जी वो काशीराम की मजबूरी थी जी, कि जो यूपी का क्या नाम है, मुलायम सिंह जी, नहीं मुलायम सिंह यादव, जी मुलायम सिंह यादव से संधि करी काशीराम जी ने जी, मायावती जी के कहने से। एकमात्र अगर देखा जाए तो जब संधि हुई, वहाँ पर जब मुख्यमंत्री की बात आई मुलायम सिंह में, जी तो मैंने कहा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद इनको मारा पीटा, गाड़ी या अलग हट गई। माया ने बीजेपी के साथ संधि कर ली। जी, तो ये संधि करते करते काशीराम के अंदर को माया खा गई। जी, बाबा साहब का मेजर तो खत्म हो गया। अब यहाँ के समाज जब उसको 3 बार, क्योंकि आपने बात ऐसी कही है, जी जी जी, जब उसको 3 बार 6 महीने या हाँ, मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बने। मिला, जी तो इस अम्बेडकर वालियों ने जगह जगह पर गुस्सा की, जैसे हमारी रजनी है, जी, कि भाई किसी तरीके से यार अपना कोई मुख्यमंत्री तो बना। जी, तो समाज में ऐसा जागरण हुआ कि अपने ही लोगों ने जो बाबा साहब के पुजारी से इसको पूरा भोग दिया। जी, बिल्कुल दिया, बहुत अच्छे से दिया। पूरा मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये समाज को भूल गई और जो अम्बेडकर विरोधी समाज था उसके साथ जुड़ गए। अच्छा, तो रिपब्लिकन पार्टी को भी नुकसान जो हुआ वो बसपा से हुआ। क्योंकि नहीं, तो जब आप राजनीतिक दल बनाते हैं तो आपको तो सब जातियों के वोट लेने पड़ते हैं ना। जब पार्टी बनाएंगे तो सबके वोट लेंगे ना। बसपा ये कहती है कि उनको सवर्णों का भी तो वोट चाहिए। बसपा सही मायने में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ना बड़ी ना आज भी नहीं है, और निजी स्वास्थ्य के लोगों का एक समूह है। बाबा साहब कर रहे हैं। आपको कभी लगा नहीं कि आपको बसपा में जाना चाहिए? नहीं, क्यों? मुझे मालूम था कि बसपा जो पार्टी नहीं है, ये स्वार्थी लोगों का टोला है। बल्कि बसपा ने तो माने काशीराम जी का
जो आंदोलन था उसको फेल कर दिया, उसको फेल कर दिया। मतलब कांसीराम जी तो पूरा मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, और मैं- गांव-गांव मैं गए। 15 साल मैंने काम किया कांसीराम के साथ। 15 साल हाँ, लेकिन पार्टी में नहीं, संगठन अलग था। बाम सेठ में। बात तो जब 15 साल आपने काम किया उनके साथ में, आप भी साइकिल में गए होंगे, गांव-गांव गए होंगे, तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप भी पार्टी ज्वाइन कीजिए? मुझे उन्होंने कहा कि बेमनी जी आप मेरे साथी हो, 15 साल से काम कर रहे हो, मैं एक अलग पार्टी बनाने जा रहा हूँ, RPI से नहीं, मतलब नहीं है, आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा नहीं। कि क्यों? और मैंने कहा यदि महापुरुष ने इतने कष्ट सहे हैं, उस महापुरुष को छोड़कर मैं अब कल के आए हुए नेताओं के साथ जुड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने मना कर दिया। लेकिन वो महापुरुषों की पार्टी का RPI रह गई, इतने सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां RPI की, बहुत पार्टियाँ हैं। बहुत सारे ग्रुप बन गए। अच्छा, अब क्या है, पार्टी को RPI को अगर नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल आप उसको बुरा मत मानना। जी। महाराष्ट्र के नेताओं ने बाबा साहब के मिशन को नुकसान पहुंचाया है। आपसे मैं एक छोटी सी बात कर दूं, जी। बात बड़ी लंबी है लेकिन छोटी। नहीं आप पूरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक तो MLA नहीं विधानसभा में, जी। आपका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, और आपको उसमें विधानसभा में शुरू कर जाए, ऊपर वाले निकला शुरू कर ले जाए, गए को कभी के पीछे कोई दो लोग अकेले को ले के उसमें अपने कांग्रेस ने अपनी सरकार में मिला लिया। इसको भी छोड़। अब महाराष्ट्र के जो लोग थे, आर्य भंडारे, दादा साहब नाम बोल गया, दादा गायकवाड़। नहीं नहीं, एक और से दादा साहब गायकवाड़। दादा साहब से अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अच्छा। हाँ, ये दोनों को दोनों ही 1962 में कांग्रेस से चले गए। वही है जी। और आज वर्तमान में भी मुझे जो आपने बात छेड़ी है, जी। जी। आज अगर रिपब्लिकन पार्टी बाबा के मिशन को सबसे बड़ा घात दिया है तो प्रकाश राव अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब का पोता जी। और गुलामी करा, किसी गुलामी कर रहा है? आज भी उसके जसंदी के साथ RPI चलेंगे उसकी। RPI के तो अथावले भी भाजपा के साथ में है। वो भी बसा रहा, वो भी बसा रहा, उसकी पार्टी जो नहीं है। जी। वो तो विद्रोह महा संघ कुछ नाम है उनका, बहुजन महासंघ। बहुजन महासंघ जी। है। RPI तो नहीं। अब अठावले पे आ जाइए। अठावले जब स्टूडेंट था कॉलेज में, जी। मैं और मेरी पत्नी इससे मिलने गए। दलित पैंथर उस समय था, दलित पैंथर था। उससे पहले अच्छा। 1985 में, हाँ तो दलित पैंथर था ना तब। 1985 पैंथर। RPI नहीं थी तब, दलित पैंथर था। तो उसके बाद फिर हम मेरी पत्नी साहब जो ये पत्नी थी दूसरी बाबा साहब की का नाम सभी साहब जी। ने, सविता जी। हम उनकी कोठी में गए हाँ। जहाँ उन्होंने बाबा साहब का बहुत बड़ा फोटो रखा हाँ। और एक स्कूल चलाती थी। जी। मैंने पूछा, माई जी आप पे इल्जाम है कि आपने डॉक्टर साहब को इंजेक्शन दे के मार दिया? उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस डॉक्टर अम्बेड के साथ मैंने शादी की, उस डॉक्टर अम्बेडकर को अगर मैं मार देती तो ये मकान इतना बड़ा मेरे बाप का है, मेरे बाप का मेडिकल वो है जी। और ये देख कर क्या हो रहा है बाबा साहब को, जी। तो हमें वही यकीन हो गया कि ये भी अपवाद है। तो अफवाह किसने फैलाई कि उन्होंने मारा है? ये अफवाह फैलाने वाला भी तो साजिशन हुआ है ना। बिजली के 4 चमचे।
इसके बारे में जो मुझे जानकारी उसको देखूंगा। बताइए। नहीं, मेरे पास जानकारी है इसलिए मैं पूछ रहा मेरे पास नहीं, मैं सच बात। अफवाह किसने फैलाया? बल्कि एक अफवाह तो आज भी बैठा है, कमर साहब बौद्ध। कौन? कमर साहब बौद्ध। अच्छा कुंवर सेन बोल। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? एक्चुअली में ये सब 4 लोग थे उनके ना। खिलाफ अच्छा, भाई जी के साथ इल्जाम लगा। वो तो नानक चंद रत्तू जी और ये सब मिला के। दत्तू है, सोनलाल शास्त्री है, और ये तो उनके परिचय हैं। तो आप इतने साल से यहाँ पर थे, बाबा साहब के पास में जाते रहे होंगे, ऑफिस में भी जाते रहे होंगे, मिलने जाते रहे होंगे, दिल्ली में होने के कारण से, तो ऐसा लगता था कि उनका आपस में बहुत तनाव है? मेरे क्या आपको कभी लगा कि सविता जो उनकी माई साहब अम्बेडकर हैं, उनका बाबा साहब के साथ रिश्ता खराब था क्या? नहीं, भाई साहब का पूरा मन मस्तिष्क डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में था। उसके दिल में जरा सा भी नहीं था। वो 16 वर्ष के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से सदा दी, 1-2 दिन में नहीं, 16 वर्षों के बाद। अच्छा, पहले उनका मतलब बातचीत चलती रही और चलते रहे। 16 वर्षों से वो डॉक्टर थी उनकी। जी जी। हम भी डॉक्टर। तो जो बाबा साहब ने जो लिखा है अनुभव के आधार पर, अब 98 की जो बात कही, 98 रिपब्लिकन पार्टी से शुरू हुआ, कोई संदेह नहीं, पर जो 98 भी एक ग्रुप में चला गया, RPI में नहीं रहा। RPI 98 हाँ, व्यक्ति हो गया, व्यक्तिगत हुआ ना 98। आज जिनको सबसे बड़ा हमारे लोगों ने अम्बेडकर वादियों ने, दूसरे लोगों ने, इन 3 लोगों के पीछे 5 अरब रुपया खर्च किया अम्बेडकर वादी ने। किसके? रामविलास पासवान अच्छा और रामदास अठावले। अच्छा, तीनों गुलाम है। हम उनको वो गुलाम है, तो गुलाम RPI का नेता नहीं हो सकता। तो आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़े नेता जो हुए हैं वो BP मौर्य ही हुए हैं बाबा साहब के बाद। क्यों लगता है आपको कि मौर्य साहब बाद में भाजपा के पास भी चले गए थे? ऐसा है। पहली बात तो बोलने में लक्ष्य था कि जो बाबा साहब के साथ उन्होंने किसने काम किया ये तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन बाबा साहब के बाद में जो बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब के काम को, बाबा साहब के देश को जी, जो विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंचाया, वो बुद्ध-प्रिय मौर्य है। मैंने बताया बुद्ध-प्रिय गया नहीं, मजबूरी में जा रहा था। हाँ, उनके नाम पे लोग आ जाते थे। उनका बहुत मतलब सिक्का बहुत चलता था, आवाज़ उनकी, भाषण बहुत बढ़िया था। तो आज भी यदि मैंने 98 से 2-3 बार मुलाकात की थी, तो मुझे कुछ जचा नहीं कहा। गवाही के साथ मैंने 10 साल काम किया, वो भी कोई खास नहीं लगा, बल्कि उसको उनका MLA एक नहीं, वो ऊपर के सदन के सदस्य बन के क्या है। तो आपके अंदर कभी ये नहीं आया कि आपको भी राज्यसभा में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए? कुछ ख्याल नहीं आया किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? मुझे नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था हाँ, वो अच्छा निर्वाचन, उसके अलावा मुझे कुछ जचा नहीं। तो आपको पृथक निर्वाचन ही आपने उसके लिए कुछ प्रयास किए? पृथक निर्वाचन के लिए कुछ करना चाहिए? हमने चुनाव भी लड़ा, प्रचार भी किया, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे पास धन नहीं था। जी जी। हमारे पास नेता नहीं थे, केवल अशोक भारती। अभी मैंने एक लेख भी लिखा है जी, राष्ट्रीय अंतर्जातीय संगठन, जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जी, आंदोलन कोई है तो 2 आंदोलन है जिनको मैं स्वीकार करता हूँ, 2 नेता हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, वो किताब छापता है, राष्ट्र में राष्ट्रभाग बेचता है, SS बौद्ध। अच्छा, शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध उनका एक मिशन है जी। और
दूसरा अगर कोई बाबा साहब का मिशन दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कहता कि रजनी है, रजनी मेरी बेटी है, मैं नहीं हूँ। अशोक भारती है। अच्छा। इन दो के अलावा कोई RPI के बाद इन दो के अलावा कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं पैदा हुआ और आगे होने की भी उम्मीद नहीं है। क्यों इतना नामुमकिन कैसे हो गया? इसका कारण भी है। सबको संभावना है। अब मिशन को नुकसान का हासिल हुआ। कांग्रेस और भारतीय जनता संघ इनका आपस में शरीर एक था, चर्चा दो थी, अंदर खाने एक थे। वो उसकी बुराई करता था, वो उस पर। इसका उदाहरण आज देखिए, कांग्रेस और भाजपा, वो भी निकाय आदमी है, क्या नाम, केजरीवाल। केजरीवाल भाजपा का आदमी है जी, परंतु उसके खिलाफ ये दोनों इकट्ठे हैं। ये किसी को चाहते नहीं आगे जाने देना। आज की घटना मुझे याद आ गई। मोदी जब प्रधानमंत्री बना, मोदी महाविहार में गए जी, वहाँ भिक्षु संघ के सामने उन्होंने वचन दिया जी, कि ये जो बौद्ध मंदिर है, जी, बौद्ध विहार है, जी, ये बौद्धों का है और ये हम बौद्धों को दे देंगे। आज 3 साल हो गए का दिया, अभी का लठ ले लो। अभी जो महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि में गए, आपने साथ पेपर देखा होगा या न देखा होगा, जी, यहाँ तो पंथी बड़ा खड़ा है, जी, ऐसे यहाँ पर आगे, और काशीराम में ऐसा बैठा। कोई काशीराम भक्त, कोई भिक्षु, कोई RPI का नेता ही नहीं था उनका। मोदी मोदी काशीराम जी कहाँ? मोदी की हाँ बात कर, हाँ, मोदी की बात करें। हाँ मोदी ऐसे बैठा है और इधर मंत्री बनकर खड़ा है। वहाँ कोई भिक्षु नहीं था, कोई अम्बेडकर वाली भी नहीं था। जब ये वह गए थे दीक्षा भूमि में, तो कम से कम हरा और ना होता तो भिक्षु संघ तो होता ना। आप ये बताइए बाबा कि अगर कोई हम बोलें कि आज के दौर में अम्बेडकरवादी क्या लक्षण होते हैं, अम्बेडकरवादी क्या गुण होते हैं, आप बताएंगे कि एक मैं पूछूंगी एक आदर्श अम्बेडकरवादी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? कैसा होना चाहिए वो, विचार में, काम में, पॉलिटिक्स में, समाज में, संस्कृति में? यहाँ पर 2 लोगों की बात मेरे याद आ जाती है। आप क्वेश्चन बहुत टेढ़ा करते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, जी, जियो जीने दो, जी, पशु पर समय पशु बन रहा हो। अच्छा, पशु हत्या पे कहा जी, गौतम बुद्ध ने कहा, जी, बुद्ध के लिए प्रवचन है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, लोकतंत्र। इन दोनों महापुरुषों के आंदोलन को भी आज की राजनीति में और पहली राजनीति में कुचल दिया। आज पशुपतिता पर जो कह रहे हैं, लेकिन जो मानवपतिता हो रही है उसको कोई जिक्र नहीं कर रहा। अम्बेडकरवादी क्या बोले इसमें? अम्बेडकरवादी कैसे हो आज के दौर में? अम्बेडकर हो जो बुद्ध के प्रवचनों को स्वीकार करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के भाषणों को स्वीकार करते हैं। क्या कुर्बानी देने वाले लोग चाहिए? क्या आज कोई ऐसा नेता है आपके नेताओं में कि जिसके 3 बच्चों की लाश हो घर में, मौत हो जाए और वो समाज के लिए लड़ने जा रहे हैं? ऐसा कोई है? ऐसी कुर्बानी करने वाला कोई है जो बाबा साहब ने कुर्बानी की, जिसके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई? आज तो अपने बच्चे को कोई ये भी नहीं कह सकता भाषा लो। तो जो महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आज पूरे भारत में
तो मैं खैर कह जाऊँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब के मिशन के 2-4 लोगों को छोड़ते हुए बाकी को नजर नहीं आ रहा। तो आरपीआई की जो शुरुआती दौर से जो आरपीआई के अंदर जो फूट आई या जो आंदोलन बिखर गया, राजनीतिक तौर पे आरपीआई कहीं मजबूत नहीं बन पाई, इसका कारण क्या था? आरक्षण, आरक्षण ही आरपीआई को खा। कैसे? डॉक्टर साहेब को आपने सुना होगा जी। डॉक्टर साहेब जैसा आदमी अम्बेडकरवादी हो जाए तो आंदोलन चल सकता है। शंकरानंद शास्त्री जैसे लोग आ जाए, पैदा हो जाए तो चल सकता है। आज कोई जो अभी जो भीम सेना एक बनी है, अभी काफ़ी उसने आंदोलन किया और अत्याचार दलितों पे हुए हैं, क्या लगता है कि अभी अगर राजनीतिक दल मुद्दा नहीं उठाएंगे तो दलित हथियार उठा सकते हैं क्या? उसमें ये है कि जो सहारनपुर का जो केस है, उसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है उनका, अच्छा, सामाजिक मुद्दा है। राजनीतिक सामाजिक नहीं है, क्योंकि हमने जो जिस आरपीआई में काम करता हूँ, जो बाबा साहब ने 56 में गए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास रमेश चंद्रा है, मैं उसका ऑर्गेनाइजर हूँ। लेकिन मैं अब घर में बैठ गया, मेरे उसका किनारा जाना नहीं है। तो आज नौजवानों को कोई रास्ता बताने वाला हो तब बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ सकता है। आज का युवा निठल्ला हो गया, आज का युवा स्वार्थी हो गया। माँ बाप ने उसको रास्ता बताया नहीं। वो तो लड़ रहे हैं ना, जैसे रोहित धूमला का मामला हुआ, जेएनयू का मामला हुआ, सहारनपुर का मामला हुआ, तो राजनीतिक पार्टियां तो मुद्दा नहीं उठा रही हैं, छात्र तो उठा रहे हैं। राजनीति नहीं है, लेकिन छात्र तो उठाए, संगठन है तो वो कर रहे हैं। उसमें कर रहा हूँ, ये भी तो राजनीति नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सामाजिक संगठन चल रहे हैं, राजनीतिक संगठन नहीं चल रहे। सामाजिक संगठन चाहिए, राजनीतिक संगठन नहीं चाहिए। तो राजनीति क्या फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगी क्या? राजनीति तो तभी चल सकता है जो राजनीति में आकर कर बाबा साहब के पिटिशनों को स्वीकार करें, बाबा साहब के विचारों को पढ़ें और बुद्ध के विचारों को पढ़ें। जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे बुद्ध को पढ़ने वाले, बाबा साहब को पढ़ने वाले, तब तक कोई मिशन नहीं बना। तो राजनीति में लोगों के मुद्दे भी तो हैं, गांव में गरीबी है, भूमि है, जमीन है, पिटाई हो रही है लोगों की, वो मुद्दे कौन उठाए? मेरा भी एक सवाल है, अगर ऐसा है, नहीं मैं आपके सामने हो गया, ये बात सही है कि सामाजिक आंदोलन से ही लोगों का जिंदगी में सुधार आता है, लेकिन अगर राजनीति हम छोड़ दें, राजनीति करना हम छोड़ दें, तो फिर क्या हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे और उनको अपने प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे राजनीति में? हम हमारे जो हक है, पार्लियामेंट में जाना, संसद में जाना, राज्यसभा में जाना, विधानसभा में जाना, पंचायत में जाना, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये संवैधानिक अधिकार है हमारे, इसको मना नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग चुनाव आरक्षण के आधार पर जाएंगे वो राजनीति नहीं कर सकते। जो लोग चुन के जाएंगे आरक्षण से, क्योंकि उनकी कलम बात तो उनके हाथ में है, तो मतलब ये कि जो बीपी मौर्य थे वो जिंदगी भर जो है अनारक्षित सीट से चुनाव लड़े, तो आप क्या चाहते हैं कि जो दलित सांसद हैं, जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ें? ऐसा चाहते हैं आप क्या? मतलब सामान्य सीट से चुनाव लड़े, जैसे मौर्य साहब जो है सामान्य सीट से चुनाव जीते थे ना? नहीं, मौर्य जीते हैं ना 3 बार। जब तक सामान्य नहीं लड़ेंगे लोग तब तक राजनीति नहीं कर सकते। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर दलित नेता सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? अब यहाँ भी फिर बता देता हूँ, राजनीतिक चुनाव के लिए
हमने थोड़ा प्रयास किया, रजनी के साथ भी किया, रजनी साथ हमारे साथ हो। आज की डेट में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय के आधार पर हमने रजिस्टर कराएंगे। अब करा ली? हाँ, हो गई रजिस्टर। कोई और चला रहा है बात के साथ। अब मेरे बस का चलना फिरना नहीं, वो लोग काम कर रहे हैं। जब तक हम स्वयं खड़े होकर के मैदान में जाएंगे तब तक राजनीति करवाने का। तो अभी मैदान में तो केवल बसपा दिखाई देती है, नहीं, मैदान में तो केवल बीएसपी दिखाई देती है, आरपीआई तो कहीं भी नहीं दिखाई देती, दूर दूर तक नहीं। अम्बेडकर वाले को नहीं दिखाई देती, बसपा अम्बेडकर वालों को नहीं दिखाई देती, निजी स्वार्थियों को दिखाई देती। वो अलग बात है, वो अलग बात। बिल्कुल ठीक कपड़ा। लेकिन आप ब्रांड क्या है? नहीं, मैं सभी कार्य नहीं करता। अच्छा, मैं सभी कार्य नहीं करता कि बाबा साहब का मिशन बसपा है। अच्छा, बाबा साहब के मिशन का शत्रु बसपा है। जो मुलायम सिंह से संधि कराए, बीजेपी से संधि कराए, कांग्रेस और तो ये तो आरपीआई ने भी कर दिया ना सारा काम। रामदास अठावले भी गया हुआ है, वो महाराष्ट्र में सब गए हुए हैं, जितने के जितने हैं। कौन आरपीआई के लोग महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस में गए हैं। सबसे पहले आरपीआई वाले गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। अठावले तो भाजपा के साथ चले गए। कौन? रामदास अठावले। तो वो तो अम्बेडकर बात तो नहीं रहे। अब कैसे बोल दें कि कौन है कौन नहीं? अच्छा, अठावले मतलब तीन राम में चले गए, तीनों राम में चले गए। अच्छा, असली जगह तो उनकी ओरिजिनल जगह वही है क्या? पता नहीं 5 अरब रुपया अम्बेडकर वालियों ने खर्च किया इन चीजों पर। नहीं, अब ये तो 5 अरब का हमको तो। अच्छा, भाजपा ने खर्च किया है, चंदा दिया लोगों ने। हाँ, वो तो देखिए लोगों ने चंदा नहीं दिया, बसपा ने किया है, वो भाजपा ने किया है। अच्छा, ये बताइए बाबा कि अब आपने जो है इतने साल काम किया, इतना देखा, ये आपके समाज के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज खास करके उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। वो उसको पार्टियों में भी जगह नहीं है। आप बात करें तो चाहे बसपा हो चाहे आरपीआई हो, में वाल्मीकि के लिए जगह नहीं है। आप तो जानते होंगे ना, यहाँ भी मुख्य धारा के मुख्य लोग हो गए, बड़ी बड़ी जातियाँ हो गई। तो वाल्मीकि लोग को सही जगह मिले, कुछ सीटें उनकी आई, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? मतलब दलित आंदोलन के अंदर भी तो अलग थलग पड़ा हुआ ना। जैसे वाल्मीकि नाम के पीछे जब तक लगे रहेंगे वो उन्नति नहीं कर पाता। और मुझे वाल्मीकि के साथ जोड़ना मेरी तौहीन है, व्यक्तिगत। नहीं, हम आपको वाल्मीकि के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। वो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक समाज से तो आए हैं ना, आप उस समाज से आए हैं आप, तो थोड़ा सी चिंता तो रहती है ना भाई। हम बोलते हैं कि अपने समाज को देना है, उसकी चिंता तो रहती है। अब आप अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपका सवाल है। मैं उनको ये कहता हूँ, वाल्मीकि समाज के लोग तो आते हैं, उनको बताते भाई गुलामी छोड़ के बाबा साहब के मिशन का काम करो। लेकिन वो जो उसके पास में जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो अभी सामाजिक बहिष्कार है उसका हर जगह पे, वो एक हकीकत भी तो है ना, इतनी आसानी से तो नहीं छूटता। वो तो जब तक आरक्षण रहेगा वो गुलाम ही रहेंगे, वो आपको जाए कोई भी दौड़ा लो करो और वो रुपया खर्च करो, रिजर्वेशन को छोड़े बगैर बाबा साहब की राजनीति आगे नहीं चल सकती। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो रिजर्वेशन है, और बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब ने शुरू किया पृथक निर्वाचन। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए। अभी इतनी आसान नहीं है चीज़ें जो इतनी ओवरनाइट बदल जाए, उसके लिए संघर्ष चलता रहना चाहिए। के जो लोग हैं जो राजनीति में है, नहीं, सामाजिक बदलाव कैसे आए? वो कुएं में जा रहा है, मैला ढो रहा है अभी भी है, उसके लिए कुछ आप कहेंगे कि कैसे बदलें? देखिए, वाल्मीकि समाज के लोग कार्यकर्ता आज भी कर रहे हैं, मेडिकल वाले। जी बहुत है। आप जाइए यूनिवर्सिटी में, जी आप जाइए यूपी में। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, वो मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ कि समाज में बदलाव कैसे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी है या नहीं है, लेकिन वो मैला ढो रहे हैं, वो सीवर लाइन में जा रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनको राजनीति में जगह नहीं है।
इसकी मैं बात करूँ। उनका प्रयास सबसे अच्छा ये हो रहा है जो वाल्मीकि के बैठते लोग जाने हैं कि वो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, स्कूलें खोल रहे हैं और कई वाल्मीकि ने अच्छे स्कूल बना करके चला रहे हैं। तो जो लोग वाल्मीकि समझदार हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब को ग्रहण किया है, वो काम कर रहे हैं वाल्मीकि में। लेकिन एक गांव में एक आदमी वो वाल्मीकि अम्बेडकरवादी, 99 गैर अम्बेडकरवादी, उस बेचारे को कौन बनाता है? हाँ, प्रयास उसका जारी है। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, वाल्मीकि समाज के लोग आज काम कर रहे हैं, स्कूल खोलाते हैं। फ्यूचर में चेंज आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।